हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मैं हूं आपका दोस्त सीए प्रणव और लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, वन शॉट। स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो ये है सर कि कौन सा मेजरमेंट चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या इम्पैक्ट करता है, चेंज ऑफ स्केल से क्या इम्पैक्ट करता है। जब उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाए तो वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब पूरा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है और इसे कलेक्टिवली पढ़ना है तब कन्फ्यूजन आता है सर कि कभी हम कोरिलेशन वाला ट्रीटमेंट रिग्रेशन में दे देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी वाला ट्रीटमेंट डिस्पर्जन में दे देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पर बहुत सारा फोकस करके इसके पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर कि यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आपको हर कॉन्सेप्ट को करवाकर फिर उसका एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, ताकि पहले आपको सारे इंडिविजुअली क्लियर हो जाएं, फिर लास्ट में एक ऐसा फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, अगर वो फ्लो चार्ट आपने समझ लिया बस डन 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 डन। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। फटाफट हम लोग सेशन को शुरू करते हैं सर, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइस। माय नेम इज सीए प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एजुकेटर एट एन अकेडमी फॉर सीए फाउंडेशन, मैथ्स, एलआर, स्टैट्स and CA Intermediate Cost and Management Accounting. I'm a chartered accountant in first attempt and 5 years of experience I have corporate plus teaching. Unacademy Plus जो है सर बहुत ही exciting बैचेस आपके लिए लेकर आया है। So many batches are going on, prices are very nominal and सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और पढ़ने का जुनून। अनअकैडमी प्लस आपकी प्रिपरेशन को ले जाएगा नेक्स्ट लेवल पर। और अगर आप इसके साथ पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और कुछ और पर्सनलाइज्ड फीचर्स चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। सो टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन आर देयर, राइट। So charges you can see here, the respective charges are given for plus and iconic. And let's get started sir, आते हैं सीधे पॉइंट पर। सबसे पहले सर स्टार्ट विथ द बेसिक्स। ये है क्या सर? पहले तो ये बताइए सर, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल है क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन, the change of origin means that some value has been either added or subtracted to the observation. तुम्हारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका मीन निकाल सकते हो, डिस्पर्जन निकाल सकते हो, कोरिलेशन निकाल सकते हो, रिग्रेशन निकाल सकते हो। उस पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर मैं कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूं सारे ऑब्जर्वेशंस पर, फॉर एग्जांपल +3 +3 +3 +3 +3 फॉर एंटायर ऑब्जर्वेशंस, तो मेरे मीन को उससे क्या इंपैक्ट होगा, मेरे डिस्पर्जन को क्या इंपैक्ट होगा, एसडी को क्या इंपैक्ट होगा, यही चीज हमको यहाँ पढ़नी है। तो ओरिजिन जब बोल रहा है तब आप किसी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और वही अगर आपके पास वर्ड आ गया चेंज ऑफ स्केल, व्हेन इट इज चेंज ऑफ स्केल, नाउ द पॉइंट इज डिफरेंट। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। क्योंकि सर जो ट्रीटमेंट एडिशन का होगा ना वही सब्ट्रैक्शन का होगा, और जो मल्टीप्लीकेशन का होगा वो डिवीजन का होगा। तो दो ही तरीके से हमको पढ़ना है, एक ओरिजिन का इम्पैक्ट, एक स्केल का इम्पैक्ट। उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लीकेशन का अलग, डिवीजन का अलग, नो। जो मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होता है वही डिवीजन पर होता है, जो एडिशन पर होता है वही सब्ट्रैक्शन पर होता है। ठीक है सर, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम वैल्यू ओरिजिन, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सम वैल्यू चेंज ऑफ स्केल। वेरी गुड। सबसे पहले सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिससे कि हम लोगों को पहले तो समझ में आए कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ देखिए मैंने एक्स ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है 5 6 9 7 3, और अब मैं यहाँ पर इसका टोटल रख रहा हूँ, और ये मैं बोल रहा हूँ एम निकालो इसका, एम अरिथमेटिक मीन। तो चलिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, एम ऑफ एक्स निकालते हैं, सिर्फ एक्स का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, सिर्फ एक्स का। सबको टोटल कर देते हैं सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कैलसी आ गया 5 + 6 + 9 + 7 + 3 30। सो हमारा एम हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो डिवाइडेड बाय 5। तो भाई ये सिंपल एवरेज तो सबको बनता ही है, दिस इज 6। ये आया था x का। अब मैं बोलता हूँ यार x को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैसा चेंज कर रहा हूँ? ओरिजिन का चेंज कर रहा हूँ। x की हर वैल्यू में +2 +2 +2 +2 कर रहा हूँ, और नए वाले ऑब्जर्वेशन के सेट को y नाम दे रहा हूँ, y। सो y इज x +2। तो 5 + 2 7, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 7 + 2 9 and 3 + 2 5। अब इनको ऐड करते हैं सर, कितना आता है चेक करो, 7 + 8 + 11 + 9 + 5, 40 आ रहा है सर। अब आप चेक करिए, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y? इट इज 40/5 विच इज 8। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? आपने अपने x को
+2 किया ना, तो जो x का मीन आ रहा था 6 वो इंक्रीज होकर अब y का मीन बन गया 8। इसका मतलब सर अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की हर वैल्यू से ऐड करता हूं तो मेरा मीन भी उतने से ही बढ़ जाता है। इसका मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट यस और नो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस हो रहा है इंपैक्ट, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, नाउ माइनस करके देखता हूं सर, प्लस में तो हो गया, हो सकता है माइनस में ना हो रहा हो। 5 - 3 2, 6 - 3 3, 9 - 3 6, 7 - 3 4 and 3 - 3 0, 2 3 5 6 5 11 11 4 15। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ z, इसको मैंने z नाम दिया है। जब मैं x की हर वैल्यू में -3 कर रहा हूं तो इसको मैं z नाम दे रहा हूं। सो दिस विल बी 15/5 दैट इज 3। अब आपने देखा ध्यान से, आपके सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अगर 3 से कम हो गई है, -3 हो गई है, तो आपका जो ओरिजिनल मीन था 6, x का मीन 6 था ना, वो भी -3 होने के बाद 3 होता है और वही 3 आंसर आपका आ रहा है। यू कैन चेक इट हियर। आई होप आपको दिमाग में ये बात गई है, और अगर दिमाग में ये बात गई है तो कमेंट बॉक्स पर दिमाग की बत्ती की बटन प्रेस कर दीजिए अभी के अभी, राइट नाउ। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या किया? प्लस और माइनस। अब यही सेम टाइप का ट्रीटमेंट हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। तो नाम मैंने बदल दिया, अब ये हो गया स्केल। y = 3x, z = x/2। तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा, एक बार डिवाइड करके चेक करूंगा। सो x, पहले तो x का टोटल निकाल देता हूँ, आई मीन am ऑफ x निकाल देता हूँ। am ऑफ x, इस बार मैंने ऑब्जर्वेशन चेंज कर दी है ना, तो am ऑफ x मेरा हो जाएगा 10 + 12 + 18 + 14 + 6 दैट इज 60। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 दैट इज 12। am इज 12, इसका am आया 12। अब मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस विल बिकम 30, 12 विल बिकम 36, 18 विल बिकम 54, 14 विल बिकम 42 एंड 6 3 = 18। अगेन कैलसी को लाया जाए, 30 + 36 + 54 + 42 + 18, आंसर इज कमिंग टू 180। तो आप देख रहे हो ये 180 हो गया। अब चेक करते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ y क्या आ रहा है। इट इज कमिंग टू 180 डिवाइडेड बाय 5 एंड 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा सर आपका? ये हो जाएगा हमारा 36। तो आपने ध्यान दिया, आपकी x की सारी वैल्यूज 3 टाइम्स हो गई हैं, तो आपका जो अरिथमेटिक मीन था 12 वो भी 3 टाइम्स होके 36 हो गया। 12 3 = 36। चलिए सर, अब x डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, मतलब z निकाल रहा हूँ x डिवाइडेड बाय 2। 10 का हाफ 5 6 9 7 and 3, 7 3 10 9 19 6 25 25 5 30। So this had become now 30. So am of z is 30/5 that is 6। तो क्योंकि आपने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को सबको हाफ कर दिया तो आपका मीन भी हाफ हो गया, 12 हाफ 6। आई होप कि चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट भी इसमें होता है, ये चीज आपको समझ में भी आ गई। और न सिर्फ एम की बात कर रहा हूं यार, क्योंकि ये पहला एग्जांपल था तो आपको ओरिजिन और स्केल के बारे में भी थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग दिया है। दिमाग की बत्ती फटाफट, चलिए ग्रेट। तो दिस वाज चेंज ऑफ स्केल। तो जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूं ना, तो अभी तो मैंने मीन लिया है। अब ऐसे तो मीन ले लो, मीडियन ले लो, जीएम ले लो, एचएम ले लो, मोड ले लो, everywhere this property will be applicable. We don't have to understand it for every measurement. हाँ, but for central tendency only, just within the bracket of central tendency I'm talking about। ठीक है, चलो तो चलिए इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं सर एक बार। अरे सर लेकिन अगर ओरिजिन और स्केल साथ में आ गए तो वो भी देख लेता हूं मैं। ओरिजिन और स्केल मेरे साथ में आ गए तो क्या करना है? दोनों का इंपैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन से 13 15 21 17 19 9, तो पहले मैं ये निकाल देता हूं am ऑफ x 13 + 15 + 21 + 17 + 9 विच इज 75। तो 75 हो जाएगा आपका समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 15। इसका am आ रहा है 15 के बराबर। अब y निकालता हूँ 3x + 2, 13 3 = 39 + 2 41, 15 3 = 45 + 2 47, 21 3 = 63 + 2 65, 17 3 = 51 + 2 53 एंड 9 3 = 27 + 2 29। इनको फटाफट ऐड कर देता हूँ कैलसी के अंदर, 41 47 65 53 एंड 29, इट इज गिविंग यू 235 इन टोटल। सो अब निकालते हैं am ऑफ y। तो 235
डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 47। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो रिलेशनशिप x और y के बीच में थी, क्या वो सेम रिलेशनशिप x के मीन और y के मीन के बीच में थी। लेट अस चेक इट। सो इफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो इसमें x पुट कर देता हूं, तो क्या उससे y का वही आंसर आ रहा है जो y का मीन है। लेट्स ट्राई। x की जगह x का मीन रख दिया 15 प्लस 2। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तुमने x की जगह x का मीन रखा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली y का मीन मिल गया। एब्सोल्युटली ग्रेट। बस यही चीज तो हमको समझनी है। इसका मतलब अगर कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी है और उसका जो वेरिएबल है वो लीनियर रिलेशनशिप से रिलेटेड है x और y, तो बस तुम उस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा, y पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा। सिंपल। क्योंकि ओरिजिन और स्केल दोनों पर अप्लाई हो रहा है, तो सीधे सीधे इक्वेशन को यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर तुम ये z वाला भी यूज करना चाहोगे ना, अब मैं बिना सॉल्व किए पहले तुम्हें डायरेक्टली चेक करने की कोशिश करता हूं कि z का आंसर क्या आएगा, am ऑफ z। तो मेरे हिसाब से x माइनस 3, मतलब x का मीन है 15 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 12 अपॉन 2, 6 आना चाहिए। ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने अभी समझा। अब चेक कर लेता हूँ। 13 माइनस 3 10 अपॉन 2 5, 15 माइनस 3 12 अपॉन 2 6, 21 माइनस 3 18 अपॉन 2 9, एंड 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 7, 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3, 6 5 11 11 9 20 20 एंड देन 30। अब बताइए एम ऑफ जेड कितना होगा, 30 अपॉन 5। परफेक्टली मैचिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। परफेक्टली मैचिंग भाई, परफेक्टली मैचिंग। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये बात थी हमारी चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, अरिथमेटिक मीन की। चलते हैं सर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं इनका कंक्लूजन पढ़ लेता हूं एज फार एज माय सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसर्न। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन and scale for central tendency only. So all the measures of central tendency are affected by both change of origin and scale. वो दोनों से ही इम्पैक्ट होते हैं, चाहे आप ओरिजिन की बात करो चाहे इम्पैक्ट की। तो सिंपल सा फंडा है। अच्छा, क्योंकि मैंने तुमको वो इक्वेशन में पुट करके ये भी चेक करवा दिया कि इक्वेशन में भी तुम उसको यूज कर सकते हो। सो ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेटिस्फाई लीनियर रिलेशनशिप। चलिए सर, नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल। So let's go to the example फटाफट right now. Two variables x and y are related by 2x plus 3y plus 7. ये इक्वेशन दी हुई है। Given that the x bar is 15, what is y bar? बार मतलब समझते हो ना, मीन। So x bar दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इसी इक्वेशन में 2x plus 3y plus 7 में, क्योंकि मुझे x दिया हुआ है तो x की जगह 15 रख देता हूँ। 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 30 plus 7 plus 3y is equals to 0. So 3y is equals to minus 37. So y is equals to minus 37 upon 3. चेक कर लेते हैं एक बार। 2x plus 3y plus 7 equals to 0. Given x bar is equals to 15. कुछ नहीं करना भाई, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 15 रख देने का। 2 15 या 30, 3y plus 7 equals to 0. 30 plus 3y equals to 7. So 3y is equals to minus 37. So y is equals to minus 37 by 3. और मजे की बात ये जो y तुम्हारा आया है ना, यही y का मीन भी है, am. That is y bar. So y bar की वैल्यू आ गई minus 37 by 3. This is first example. ये तो था सर मीन का। क्या ये सेम चीज मीडियन पर भी अप्लाई होगी? मैंने बोला ना भाई, सारी सेंट्रल टेंडेंसी पर अप्लाई होगी। चलो, सो इक्वेशन दी हुई है y is equals to 2x minus 3. This is how x and y are related. If the median of x is given as 20, what is the median of y? तो y मीडियन हो जाएगा आपका, मीडियन ऑफ y is equals to 2 into 20, x की जगह 20 रख दिया 3, तो 40 minus 3 37 is the answer. सिंपल। तो ये लीनियर रिलेशनशिप पूरी की पूरी सेंट्रल टेंडेंसी पर अप्लाई होगी। अब चलते हैं डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन का मैं समझने के लिए कोशिश करूंगा रेंज को लेकर। ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर जो भी कंक्लूजन रेंज पर निकलेंगे वो सिर्फ रेंज के लिए नहीं, सारे के सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए एप्लीकेबल हैं। सो ये x दिया हुआ 9 5 18 36 20। मुझे बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ x। बहुत सिंपल सर, रेंज ऑफ x निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू 36 और सबसे छोटी वैल्यू 36 माइनस 5। सो द रेंज इज 31। अब मैं एक काम करता हूँ, सारे वैल्यू को +2 +2 +2 करता हूँ, ओरिजिन का चेंज। 11 7 20 38 22।
ओके सर, अब मुझे रेंज ऑफ y निकालना है, रेंज ऑफ y। तो y वाले ऑब्जर्वेशन का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 38। y वाले ऑब्जर्वेशन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? सर 7। चेक करो क्या अगेन इट इज मैचिंग? यस इट इज मैचिंग एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। सो रेंज ऑफ y इज 31। आई होप इट इज क्लियर। मतलब सर 31 तो पहले भी था, 31 तो बाद में भी है, लेकिन सर जब x को तुमने +2 कर दिया तो तुमने रेंज को +2 क्यों नहीं किया? वही तो चेक करवा रहा हूं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालते समय, रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालते समय चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब किसी भी वैल्यू को प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वही यहां पर हमने देखा, इसका भी 31 आया, इसका भी 31 आया। शायद माइनस से पढ़ता हो, मैंने पहले भी सिखाया है, जो चीज प्लस के लिए अप्लाई है वही माइनस के लिए अप्लाई है, चेक कर लो। 9 - 3 6, 5 - 3 2, 18 - 3 15, 36 - 3 33, 20 - 3 17। सो रेंज ऑफ z लार्जेस्ट वैल्यू आप लोग देख लीजिए 33 दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 दिख रही है, अभी भी देखो 31। इससे ये कंक्लूजन मिला कि रेंज जो है उसको चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि जो चीज रेंज पर अप्लाई हो रही है वो सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर अप्लाई होगी, सो नन ऑफ द मेजर डिस्पर्जन गेट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। आई होप इट इज क्लियर, दिमाग की बत्ती जलाइए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, चेंज ऑफ स्केल ऑफ रेंज। मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 8 18 14 12। सबसे पहले तो रेंज ऑफ x निकाला जाए, सबसे बड़ी वैल्यू है 18 और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ मुझे नजर आ रही है 8, आंसर इज 10, रेंज आया 10। अब सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 24 54 42 36। नाउ रेंज ऑफ y निकाल कर चेक करते हैं सर। सबसे बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है 54 और सबसे छोटी वैल्यू मुझे नजर आ रही है 24, दोनों का डिफरेंस निकाला 30। सर ये तो चेंज हो गया, हाँ ना, तो वही तो हमको चेक करना था कि x का रेंज आ रहा था 10, तुमने x को 3 गुना कर दिया तो y का रेंज आ गया 30। मतलब चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट आ रहा है, यस बोलूं या नो बोलूं? आ तो रहा है सर, आपने अपने ऑब्जर्वेशन को इंटू 3 किया तो आपका रेंज भी इंटू 3 हो गया, सिंपल। नाउ डिवीजन करके देखता हूं, 10/2 5, 8/2 4, 18/2 9, 14/2 7 एंड 12/2 6। अब देखो रेंज ऑफ z निकालने के लिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू नजर आ रही है 9, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नजर आ रही है मुझे 4, आंसर इज 5। देखो ना भाई, तुमने तुम्हारे x के हर ऑब्जर्वेशन को आधा कर दिया, हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो तुम्हारा रेंज भी 10 से 5 हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट है। लेकिन अब आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या चेंज ऑफ स्केल का एज इट इज इंपैक्ट लगेगा? और एग्जांपल लेते हैं, मैंने किया -3। अब पिछला एग्जांपल और अगला एग्जांपल तो सेम है, तो रेंज ऑफ x तुम्हारा 10 ही आएगा, यहां पर भी Rx इज 10। लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम y निकालते समय कर रहे हो -3 × 6, तो क्या तुम्हारा रेंज -30 आएगा? लॉजिकली तो आना चाहिए। अगर -1/2 करता हूं तो क्या ये -5 आना चाहिए? लॉजिकली तो आना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं, 10 × -3 -30, 8 × 3 -24, 18 × 3 -54, -42 एंड -36। अब मुझे बताइए फॉर y व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन? सर नेगेटिव में तो लार्जेस्ट वो होता है जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन तो -24 हो गया, उसको तुम माइनस करते हो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? जो सबसे बड़ा है वो नेगेटिव में, दैट इज -54। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, -24 + 54 इज 30। अरे गजब सर, मतलब ये -30 गलत था। हाँ, इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट तो आएगा, लेकिन ये जो साइन लगा हुआ है ना माइनस, इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन नो इफेक्ट, बट चेंज ऑफ स्केल में 2 केसेस बन गए। पहला केस, क्या वैल्यू का इंपैक्ट है? हाँ है, अभी भी देखो 3 टाइम्स तो हुआ ही है, 10 अभी भी तुम्हारा 3 टाइम्स हुआ है, लेकिन माइनस को इग्नोर करके हुआ है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता था, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू ओनली -3 का मॉड्यूलस रेंज ऑफ x। मतलब जो भी चेंज ऑफ स्केल की वैल्यू आएगी ना, उस पर मोड लगा देना। मतलब अगर वो नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव रखना। यही इंपॉर्टेंट पार्ट था डिस्पर्जन का। अब भूलोगे तो नहीं। देख लेते हैं, यहां पर भी मेरे हिसाब से -5 आना था, लेकिन नहीं आएगा, +5 आएगा। देखो 10/2 -5, 8/2 -4, -9,
-7 -6। अब देखो तुम z निकालते समय रेंज ऑफ z, सबसे बड़ी वैल्यू है -4 और सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी तुम्हारी -9। तो -4 -9 मतलब -4 + 9, आंसर इज +5। ये आ गया उत्तर तुम्हारा 5, जबकि हम तो सोच रहे थे -5। इसका मतलब ये नेगेटिव कभी होगा नहीं। इससे आपको एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव होता भी है कि नहीं? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दूरियां, और ये दूरियां कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है ना? दूरी तो दूरी होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होती है। बस ये आ गया इसका कंक्लूजन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर डिस्पर्जन, ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सारे के सारे नो इफेक्ट। लेकिन फॉर चेंज ऑफ स्केल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अफेक्टेड बाय मैग्नीट्यूड। साइन को छोड़कर जो वैल्यू बचता है ना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन को इग्नोर करते हुए, बट नॉट साइन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब तुमने ये तो बोला कि स्केल इफेक्ट करेगा, लेकिन पार्शियल, विदाउट साइन, ओनली द मैग्नीट्यूड वैल्यू। आई होप ये बात समझ में आई। दिमाग की बत्ती जला दीजिए क्विकली। परफेक्ट सर। So if the relationship between x and y is given by this equation और range of x given है, तो range of y कैसे निकालोगे? अब आएगा ना असली मजा। एग्जाम्पल करते हैं सर। तुम्हें दिया हुआ 2x + 3y 10। पहले तुमको सीखना पड़ेगा। क्या होता था सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन स्केल दोनों का इम्पैक्ट है, तो सीधे इक्वेशन यूज कर देता था मैं। डिस्पर्जन में ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पहले इस इक्वेशन में से ओरिजिन का चेंज अलग निकालना है, स्केल का चेंज अलग निकालना है। उसके लिए तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब y = a + bx, मतलब y को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो 3y = 10 - 2x। सो y = 10/3 - 2/3। मतलब तुमने क्या लिखा है? y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया है। अब देखो ये जो 10/3 है ना तुम्हारा, ऐड हो रहा है, दिस इज ओरिजिन। ये -2/3 तुम्हारा x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, दिस इज चेंज ऑफ स्केल। अब अगर तुम्हें रेंज ऑफ y निकालनी है, तो 10/3 को तो तुम इग्नोर कर दो पूरी तरीके से, लेकिन ये -2/3 को लेना पड़ेगा इनटू रेंज ऑफ x। बट क्योंकि तुम्हें याद आया, अरे मुझे तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो -2/3 को भी मॉड्यूलस लगा दो। सो इट विल बी 2/3 इंटू रेंज ऑफ x गिवन है 15, 3 5 = 15, 5 2 = 10। आंसर इज 10। समझ में आई बात? परफेक्ट है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में थोड़ा आसान था, क्योंकि तुम सीधे इक्वेशन में पुट कर देते थे, लेकिन डिस्पर्जन के केस में क्या है कि सिर्फ हमें स्केल का इम्पैक्ट लेना है, तो इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि स्केल का इम्पैक्ट सेपरेट निकाल सकें हम, ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर वी गो, नेक्स्ट स्लाइड। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x and y is given by this and mean deviation is 5.4, what would be the mean deviation of y? अब समझो मीन डेविएशन में आ गया मैं, वो भी तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो वहां भी यही रूल लगेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को तुम y के फॉर्म में लिख दिए, 3y = -11 - 4x। अब y को तुम लिख दिए -11/3 - 4/3x। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया तुम्हारा ये -11/3, और चेंज ऑफ स्केल तुम्हारा हो गया -4/3। तो अगर तुम्हें मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है, मीन डेविएशन ऑफ y, तो तुम करोगे -4/3 मीन डेविएशन ऑफ x। फिर तुम्हें याद आएगा, अरे ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्केल के साथ साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा ओनली 4/3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x विच इज 5.4। तो क्या हो जाएगा भाई? कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, ये लीजिए 5.4 इंटू 4/3, आंसर इज 7.2। ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी थी। ठीक है ना? चलो, तो दोनों सेम चीज़ हो गई, मीन डेविएशन हो चाहे रेंज हो, सब में सेम अप्लाई होगा। अब मज़ा आएगा सर, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, इसमें आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन दोनों मिक्स हो जाता है। पढ़ता हूँ सवाल को आप लोगों के साथ आराम से। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन x and y is given by 2x + 3y - 7, the mean and the mean deviation about mean is given as 1 and 0.3. The mean and the mean deviation about mean, मतलब मीन भी तो दिया है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन डेविएशन भी दिया है डिस्पर्जन। देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y? और तुमसे जो चीज़ पूछी है ना, वो भी तो दोनों का मिक्सचर है। तुमसे जो चीज़ पूछी है वो भी दोनों का मिक्सचर है। कैसे सर? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y निकालने को बोल रहा है तुमको।
क्या फॉर्मूला होता है सर? मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100, क्योंकि ये चीज़ y के लिए है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ y। तो पहले ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, फिर इस फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं। तो पहले निकालता हूं मीन डेविएशन ऑफ y। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। सो 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 7 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3x। इसका मतलब ओरिजिन का चेंज है 7/3, लेकिन स्केल का चेंज है -2/3। तो जब तू मीन डेविएशन ऑफ y निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा -2/3 मीन डेविएशन ऑफ x। लेकिन फिर तुम्हें याद आएगा, अरे नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है बस। तो मीन डेविएशन ऑफ y निकल के आएगा तुम्हारा ओनली 2/3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x दिया हुआ 0.3। तो md ऑफ y हो गया अपना 0.2। समझ में आई ये वाली बात? अगली बात, मीन। मीन को तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं मीन को। मीन तो बोलता है मुझे पूरी इक्वेशन में डाल दो तुम। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बोल रहा y का मीन चाहिए, कोई बात नहीं, y का मीन चाहिए तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन में x की जगह आप x का मीन डाल दो 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू 5/3 आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में दोनों को डाल देंगे। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर जब मीन डेविएशन निकाला तो सिर्फ स्केल का इम्पैक्ट लिया, साइन इग्नोर करके। जब सेंट्रल टेंडेंसी लिया तो दोनों का इम्पैक्ट ले लिया, पूरी इक्वेशन लीनियर रिलेशनशिप ले ली। और अब दोनों का मिक्सचर आएगा कोएफिशिएंट में, तो वहाँ पर दोनों की नई वाली वैल्यू डाल दूंगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 100 हो गया। तो हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 5/3 कितना होता है 1.66 इंटू 0.2 इंटू 100, ये आ रहा है 12। आंसर इज 12। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट वन, सिंपल वाला एग्जाम्पल। बोल रहा है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4 से जुड़ा हुआ है इक्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालो। कुछ भी नहीं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म -4 माइनस 2x y -4/3 -2/3x। तो एस डी ऑफ y निकालने के लिए तुमको करना होगा -2/3 एस डी ऑफ x, लेकिन मॉड्यूलस लगाकर। बेसिकली इट विल बी 2/3 इंटू 6। 3 2 6 2 2 4। आंसर इज 4। आई होप यू गॉट दिस। नाउ if x and y are related by y equals to 2x plus 5 and sd and am of x is 5, what is the coefficient of variation of y? फिर से मिक्स किया मैंने। जब तू रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब तो मिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है ना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा मीन भी डिवाइड होता है। तो चलो भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालने का फॉर्मूला होगा एस डी ऑफ y अपॉन ए एम, मतलब y बार इंटू 100। तो दो चीज़ें निकालनी होगी, पहले एस डी ऑफ y फिर y बार। एक काम करता हूँ, पहले y बार निकालता हूँ। सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो y बार हो जाएगा मेरा 2 इंटू वट इज ए एम ऑफ x 10 प्लस 5 25, ये मिल गया मुझे y बार। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सिर्फ चेंज ऑफ स्केल लूंगा 2 इंटू एस डी ऑफ x 2 इंटू 5। आंसर इज 10। अब देखो, इनको यहाँ पुट कर देता हूँ। एस डी हो गया 10, मीन हो गया 25, इंटू हो गया 100। आंसर इज 40 खत्म। ये हो गया डिस्पर्जन। तो अब आ चुके हैं सर हम लोग कोरिलेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कोरिलेशन सर। वेरी गुड। तो डिस्पर्जन में तुमने समझ गया ना, डिस्पर्जन में क्या किया हमने। डिस्पर्जन को देख लो एक बार, ये चीज करी हमने, अनअफेक्ट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, अफेक्टेड बाय स्केल बट विदाउट साइन। अब मैं जब कोरिलेशन में आ रहा हूं ना, तो मैं वो जैसे रेंज और एम का डेरिवेशन किया था वो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम समझ गए हो चीजों को, अब सीधे उसको अप्लाई करेंगे। तो कोरिलेशन ये बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ओरिजिन से। तीसरा मेजरमेंट आ गया है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हो, डिस्पर्जन पढ़ चुके हो, कोरिलेशन में आ चुके हो, मुझे ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलता है कि मुझे वैल्यू ऑफ स्केल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल रहा है
कि जब तुम्हारी चेंज ऑफ स्केल के साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना दोनों वेरिएबल के, तो मेरा साइन कोरिलेशन का बदल जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर साइन चेंज होंगे मतलब कोरिलेशन इज अ बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट मेजरमेंट। बाइवेरिएट मेजरमेंट में एक्स या वाई नहीं होता, एक्स और वाई साथ में होते हैं। क्योंकि दोनों साथ में होंगे तो जब तुम चेंज करोगे तो दोनों को चेंज करोगे। अगर दोनों को चेंज करते समय दोनों का चेंज ऑफ स्केल का साइन अलग अलग है, ओरिजिन से तो मतलब ही नहीं है, दोनों को चेंज करते समय दोनों का चेंज ऑफ स्केल का साइन अगर अलग अलग है तो तुम्हारा कोरिलेशन का सिर्फ साइन बदलेगा। मान लो दोनों नेगेटिव चेंज ऑफ स्केल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पॉजिटिव चेंज ऑफ स्केल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्रॉब्लम होगी। सर नहीं समझ में आया, बेटा एग्जाम्पल देखेगा समझ में आ जाएगा, देख ले। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन एज 0.8। अब बोल रहा है गिवन द इक्वेशंस आर दिस, मतलब तुम तुम्हारे u को v बना रहे हो, ध्यान से देखो u को v, इसलिए तो लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r u v। तो r u v बन रहा है r x y से, तो r x y कन्वर्ट हो रहा है r u v में, मतलब x कन्वर्ट हो रहा है u में और y कन्वर्ट हो रहा है v में। पर कैसे? इस इक्वेशन से। तो पहले इस इक्वेशन को डिकोड करते हैं, u के फॉर्म में लिखते हैं, y के फॉर्म में नहीं, u के फॉर्म में। तो 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 2u इक्वल्स टू हो जाएगा -4 - 3x, तो u की वैल्यू हो जाएगी -4/2 -3/2x। ओरिजिन का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, स्केल की 3/2 का भी कोई इंपैक्ट नहीं है। डिस्पर्जन का उल्टा चलता है यहाँ, डिस्पर्जन बोलता है मुझे स्केल की सिर्फ वैल्यू से मतलब है, कोरिलेशन बोलता है मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। सो नेगेटिव चेंज ऑफ स्केल, बस ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, सिर्फ साइन से मतलब है मुझे। चलो अब दूसरी इक्वेशन लेता हूँ y वाली। सो 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सो योर v विल बी 4v विल बी -16y -11, so v will be -16y/4 -11/4। योर चेंज ऑफ स्केल इज -4, नेगेटिव 16/4 मतलब -4, तो यहाँ भी नेगेटिव चेंज ऑफ स्केल हो गया, समझ रहे हो आप? तो सर दोनों के चेंज ऑफ स्केल नेगेटिव नेगेटिव है, तो मतलब मैं साइन बदल दूं ना। क्यों बदलोगे, सेम साइन है ना। जब तुमने u को लाया मतलब x को कन्वर्ट किया u में, तब भी नेगेटिव चेंज ऑफ स्केल था, चेंज ऑफ स्केल का साइन नेगेटिव था। जब तुमने y को v बनाया तब भी चेंज ऑफ स्केल नेगेटिव था, दोनों सेम साइन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम साइन है तो तुम्हारा कोरिलेशन नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन सेम 0.8। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया मैंने। 2u प्लस 3x प्लस 4 0, तो 2u की वैल्यू हो जाएगी -3x -4 और u की वैल्यू हो जाएगी -3/2x -4/2। तो चेंज ऑफ स्केल तुम्हारा हो गया है -3/2, विच इज नेगेटिव स्केल, नेगेटिव स्केल चेंज। मुझे तो वैल्यू से वैसे भी मतलब नहीं था। फिर आ रहा है 4v -16y प्लस 11 इक्वल 0। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 4v इज इक्वल्स टू 16y -11, 16y उस तरफ क्या पॉजिटिव हो गया, सो v इज इक्वल्स टू 16/4y -11/4, मतलब यहाँ चेंज ऑफ स्केल आया है +4, विट इज पॉजिटिव चेंज ऑफ स्केल। अब आएगी समस्या, समस्या क्या, अब आएगा इफेक्ट। अभी तक कोरिलेशन को कोई मतलब नहीं था, अब आएगा इफेक्ट। बोल रहा है देखो RXY 0.8 दिया है, जब तुमने x और y को u और v बनाया, क्या तुम्हारे दोनों चेंज ऑफ स्केल सेम साइन के हैं, क्या दोनों नेगेटिव है, नो। क्या दोनों पॉजिटिव है, नो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा -0.8। तो साइन को सिर्फ तभी चेंज करना है जब एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव। अब पढ़ो इसको, ना समझ में आए तो बोलो। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अनअफेक्टेड बाय ओरिजिन, ओरिजिन को तो भूल ही जाओ। रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो, तो चेंज ऑफ स्केल की वैल्यू को भी भूल जाओ। बट इफ द साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन विल चेंज। परफेक्ट, ये था कोरिलेशन। इस तरह से हमने सर 3 तरह के चैप्टर्स का ओरिजिन और स्केल का ट्रीटमेंट समझ लिया। आई होप मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर रिग्रेशन। रिग्रेशन बोलता है देखो भाई मुझे ओरिजिन से कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे स्केल से इंपैक्ट है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा वैल्यू और साइन, मतलब दोनों से इंपैक्ट है। लेकिन इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोल रहा है मान लो तुम्हारा ओरिजिनल पेयर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई है, ओरिजिनली एक्स वाई है, उसको चेंज करके तुमने यू वी बना दिया, यू वी, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, बाइवेरिएट डेटा है ना।
जब तुम्हारे पास एक्स वाई होता था तो तुम्हारे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होते थे रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। लेकिन क्योंकि तुम्हारे वेरिएबल चेंज हो गए तो अब तुम्हारे नए कोफिशिएंट होंगे बी यू वी, बी वी यू। तो ये बी यू वी और बी वी यू निकालूंगा कैसे मैं? तो बी वी यू हो जाएगा मेरा बी वाई एक्स इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई को ऊपर, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स को नीचे। ध्यान से समझना, अगर तुम्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू निकालना है तो वी ऑन यू का दोस्त कौन है? वाई एक्स, क्योंकि वाई से बना वी, एक्स से बना यू, तो वी यू का दोस्त हो गया वाई एक्स, वो लिखा। अब y और x में पहले y आता है, x बाद में आता है, तो न्यूमरेटर में चेंज ऑफ स्केल ऑफ y लोगे, डिनोमिनेटर में चेंज ऑफ स्केल ऑफ x लोगे। एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लेना। सिमिलरली उल्टा कर दो बी यू वी में, जब तुम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ u ऑन v निकाल रहे हो, इट विल बी इक्वल्स टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनटू क्योंकि x पहले आया तो उसका रेशियो ऊपर, y बाद में आया तो उसका रेशियो नीचे। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ बयां करते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद फिर से देखेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। If the relationship between two variable x and u is this, क्या बोल रहा है? u plus 3x equals 10, मतलब u की वैल्यू माइनस 3x plus 10। इससे मुझे चेंज ऑफ स्केल मिल जाएगा। क्या है स्केल चेंज की वैल्यू? एग्जैक्टली -3। ठीक है, उसके बाद दिया है y और v के बीच में रिलेशनशिप है 2y plus 5v 25। So 5v is equals to 25 minus 2y and v is equals to 5 minus 2 by 5y। ठीक है, तो फिर से अगर तुम्हें स्केल चेंज चाहिए तो स्केल चेंज हो जाएगा -2/5। अब देखो ये वाला जो स्केल चेंज था ना, ये x का था, दिस वाज स्केल चेंज ऑफ x, दिस इज स्केल चेंज ऑफ y। अब तुमको बोल रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज गिवन, बी वाई एक्स इज गिवन एज 0.8। तुमसे बोल रहा है निकालो बी वाई वी ऑन यू, मतलब बी वी यू। तो बी वी यू की वैल्यू होगी बी वाई एक्स। फिर से सुनना, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू की वैल्यू होगी, बी वी यू की वैल्यू होगी बी वाई एक्स। क्योंकि वाई एक्स में वाई पहले आ रहा है तो स्केल चेंज ऑफ वाई, स्केल ऑफ वाई को ऊपर लोगे और स्केल चेंज ऑफ एक्स को नीचे लोगे। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा 0.8 इंटू स्केल ऑफ वाई आ रहा है -2/5 और स्केल ऑफ एक्स आ रहा है -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 3। आंसर इज कमिंग टू 0.106। पॉजिटिव वो भी, समझ रहे हैं? समझ रहे हो भाई, है ना? तो u से जब v बना, सॉरी x से जब u बना तो -3 चेंज ऑफ स्केल था, y से जब v बना तो -2/5 चेंज ऑफ स्केल था। अब तुम्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स से रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी यू बनाना है तो पहले तो बी वाई एक्स लेना पड़ेगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे, चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई को ऊपर, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स को नीचे। तो वाई और एक्स लिखा है तो वाई ऊपर एक्स नीचे, एक्स वाई होता तो एक्स ऊपर वाई नीचे। आई होप इट इज क्लियर, या कूल। तो क्योंकि अब हमने सारी चीजें समझ ली है तो ये रहा वो फ्लो चार्ट जो मैंने तुमको प्रॉमिस किया था मैं बना के दूंगा। ध्यान से समझो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, सेंट्रल टेंडेंसी है, ओरिजिन का इफेक्ट हाँ है, स्केल का इफेक्ट हाँ है, डिस्पर्जन। ओरिजिन का इफेक्ट नहीं है, स्केल का इफेक्ट है लेकिन मैग्नीट्यूड में, साइन में नहीं है। तो स्केल में मैंने दो बातें कर ली ना, स्केल में मैग्नीट्यूड का इफेक्ट है, साइन का नहीं है, इसलिए तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं होते। कोरिलेशन, ओरिजिन कोई इफेक्ट नहीं, स्केल फिर से दो बातें, मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं है, साइन का इफेक्ट तभी आएगा जब दोनों वेरिएबल्स के जो साइन का चेंज ऑफ स्केल है वो डिफरेंट होगा। इफेक्टेड ओनली इफ डिफरेंट इन बोथ द वेरिएबल्स, अगर चेंज ऑफ स्केल का साइन दोनों में डिफरेंट है तभी साइन का इम्पैक्ट आएगा। और रिग्रेशन में तो दोनों का इम्पैक्ट है, और रिग्रेशन में तो ओरिजिन का इम्पैक्ट है नहीं और स्केल का दोनों का इम्पैक्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड और वैल्यू, और उसको तो बहुत अच्छे से हमने ये वाले फॉर्मूले से समझ लिया है सर। ठीक है, कि अगर तुम्हें बी वी यू निकालना तो बी वाई एक्स, स्केल ऑफ वाई को ऊपर, स्केल ऑफ एक्स को नीचे, बी यू वी निकालना है तो एक्स वाई पहले, एक्स ऊपर, वाई नीचे। साइन वाइन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत साइन की इसमें नहीं है। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, फ्लो चार्ट बहुत यूजफुल लगा। अगर मजा आया है तो इस वीडियो को वायरल कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक एंड शेयर, डाउनलोड कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड मुझे जरूर फॉलो कर लेना। यूज कोड CA प्रणव अगर आप
सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास आएंगी कि हाँ भाई आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया. सो यूज़ माई कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट. सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.